अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर में। आज हम आपके लिए दो बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक खबर जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव है कि किस तरह से पाकिस्तान में क्या वो हम आपके सामने ऑपरेशनल डिटेल्स लेके आ रहे हैं आज असद तूर अनसेंसर में कि पाकिस्तान ने किस तरह से 6 और 7 मई की रात को भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराए। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स थी उसने क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, किस तरह से हमारी सलाहियतें क्या थी, हमने कौन कौन से टूल्स यूज किए, सब में वो हम आपको असद तूर अनसेंसर में बताएंगे। उस फजाई जंग की जो कि CNN अमेरिकी रोजनामा कहता है कि दुनिया की बड़ी फजाई जंगों में से हालिया तारीख की वो जंग है। ये हम आपको तमाम तफसीलात असद तूर अनसेंसर में बताएंगे। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जबरदस्त ये डिटेल्स हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार मायूस किए जा रहे हैं, क्यों बार बार उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, और इसके नरेंद्र मोदी के लिए जो अंदरूनी भारतीय पॉलिटिक्स है उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप कह सकते हैं आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यही जो एयरफोर्स ने जो ये मार्का सर अंजाम दिया है। तो देखिए, भारत के पास सबसे जो लेटेस्ट जेट था वो रफाल था, जो फ्रेंच मेड, यूरोपियन और यूरोप का भी सबसे बेहतरीन 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारा उसको माना जाता है। खुद नरेंद्र मोदी भी दावा करते थे भारत में कि भारत के पास 2019 में राफेल नहीं थे, तो इसलिए भारत पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं कर सका। जब राफेल आ जाएंगे तो फिर हम पाकिस्तान को देखेंगे। तो फिर राफेल आए, हमने देखा किस तरह से भारत ने नारियल तोड़े उसके सामने, किस तरह से उसको वेलकम किया और बड़ा वो देखा। पाकिस्तान को भी एहसास था कि राफेल आने के बाद पाकिस्तान और भारत का जो फजाइया का ताकत का तवाजुन है वो तब्दील हुआ है। हमने उसके लिए J-10C लड़ाका तैयारे चीन से खरीदे, जो चीनी साख्ता 4.5 जनरेशन तैयारे थे। लेकिन सिर्फ J-10C काफी नहीं थे, ये पाकिस्तान को आइडिया था, और इसीलिए पाकिस्तान ने फिर उससे एक स्टेप आगे जाके काम किया, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम था। वो कॉम्प्लिकेटेड काम ये था कि पाकिस्तान के पास जो सर्वेलेंस सिस्टम है रेडार्स का, जो ग्राउंड पर होंगे, जो फिजा में होंगे, वो डिफरेंट किस्म के रेडार्स हैं। फिजा में पाकिस्तान चीनी साख्ता एवाक्स यूज करता है, अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स। और दिलचस्पी की बात यह है कि जो J-10C है इसमें भी अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है, जो इसको 4.5 जनरेशन तैयारा बनाता है। लेकिन जो ग्राउंड पर पाकिस्तान के पास मोस्टली रेडार सिस्टम्स हैं वो वेस्टर्न रेडार सिस्टम है। और ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, जो IT की फील्ड में है, वो जानते हैं कि यूरोपियन जो टेक्नोलॉजी है और जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, इनको आपको अगर आपस में एक दूसरे से जोड़ना हो और मिला के काम करना हो तो ये नियर टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हैं, दोनों के डेटा लिंक्स डिफरेंट होते हैं, दोनों दो मुख्तलिफ ममालिक की बनाई हुई टेक्नोलॉजीज हैं। मगरब डिफरेंट, वो जिसे कहते हैं वो आप उस पर काम करता है स्केल पर, चाइना एक डिफरेंट पर काम करता है, तो वो आपस में मिलते नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी इस रिसेंट आप कह लें 3-4 सालों में कि पाकिस्तान ने एक ऐसा डेटा लिंक डेवलप किया जिसके जरिए पाकिस्तान ने ग्राउंड पर मगरबी रेडार्स, फिजा में चाइनीज एवाक्स तैयारों के जरिए जो डेटा आता है, और जो लड़ाका तैयारों के जरिए जो डेटा उनको चाहिए होता है या उनके जरिए ग्राउंड पर चाहिए होता है, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से आपस में उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, वो जोड़ा कि किस तरह से ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और इसके लिए पाकिस्तान के 3 पाकिस्तानी फजाइया के जो उन्होंने बहुत काम किया, वो पाकिस्तान फजाइया ने रिसेंट ईयर्स में एक पाक साइबर कमांड का एक इदारा बनाया है, एक इन्होंने बनाया PF स्पेस कमांड, ये भी एक डिपार्टमेंट है इनका, और तीसरा इनका है नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क।
इन तीनों के जरिए पाकिस्तानी फजाइया ने इस सिस्टम को पूरे को डेवलप किया। और इसके जो पिछले गुज़श्ता कुछ सालों में पाक फजाइया जो जंगी मशकें करती रही है चाइना के साथ मिलके, उसमें पाकिस्तान फजाइया इस सिस्टम को पूरी तरह टेस्ट करती रही है। और इस तमाम में इनके आपस में मिलाने में चाइनीज ने भी बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। चाइना ने ना सिर्फ पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी बल्कि इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मुआवनत भी दी, क्योंकि चाइनीज अब इस शोबे में वो भी एक नेक्स्ट लेवल की फोर्स है। अब देखिए जिस तरह उन्होंने एआई का डीप सीक उन्होंने बनाया, वो अमेरिकन चैट जीपीटी के हम पल्ला है और उससे कम लागत में उन्होंने उसको टक्कर दी। तो चाइनीज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे जा चुके हैं। तो उनकी मावनत से पाकिस्तान ने पूरा सिस्टम डेवलप किया। तो इसके बाद हुआ ये कि भारत के पास एक किलिंग मशीन थी, राफेल। तो पाकिस्तान के पास पूरी किलिंग चेन थी। अब चेन और मशीन का फर्क यह है, सादा लफ्जों में, बिलफर्ज आपकी किसी से दुश्मनी है, आपने घर पे गार्ड्स रखे हुए हैं, दुश्मन को यही पता है कि इनके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, वो लेकिन भरपूर तैयारी से आता है, जदीद असले से लेस होता है और वो कहता है ये गार्ड्स को तो मैं 2 मिनट में आऊंगा, मारूंगा और घर में दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन अगर दुश्मन को ये नहीं पता कि सिर्फ घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठे हुए, घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी उसकी निगरानी कर रहे हैं, जिस रूट से वो आ रहा है वहां पर भी सेंसर्स लगे हुए हैं कि घर में पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है, सीसीटीवी कैमरास देख लेंगे, बाहर के गार्ड्स भी अलर्ट हो जाएंगे और घर के अंदर से भी लोग पोजीशन ले लेंगे। तो दुश्मन असल में एक किलिंग चेन में दाखिल हो रहा है जहां पर सब घात लगा के उसका इंतजार कर रहे हैं कि आओ और हम तुम्हें एक चिकन की तरह, एक डक की तरह उड़ा देंगे, एक बत्तख की तरह फारिग कर देंगे। तो वो यही भारत के साथ हुआ कि भारत को यह अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इस जो जंग में एक रवायती भारतीय तैयारों से डॉग फाइट नहीं करेगा। पाकिस्तान मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा और वही फिर उस दिन हुआ। और इसकी एक झलकी भारत को पाकिस्तान ने 28 और 29 अप्रैल की रात को दिखाई थी। और वो ये थी कि जब भारत के लड़ाका तैयारे उस रात जिस दिन वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने स्टेटमेंट भी जारी की कि आज या अगले 24 या 36 घंटों में पाकिस्तान पर भारत के हमले का खतरा है। और यह भी फिर खबर आई कि उस रात अता तारड़ साहब ये हंगामी स्टेटमेंट देने पर इसलिए मजबूर हुए थे, रात गए 11-12 बजे, क्योंकि 4 भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी सरहद के बहुत करीब आ गए थे और पाकिस्तान को खदशा था कि वो हमला करने आए हैं। तो जो है उस रात भी कुछ हुआ था। वो हुआ यह था कि भारत 2019 से जानता था जब पाकिस्तान ने भारत का मिग तैयारा गिरा के अभिनंदन को गिरफ्तार किया था और उसमें पाकिस्तान ने भारत का जो मिग 21 थे उनका रडार सिस्टम जाम किया था। तो भारत को इतना तो था कि पाकिस्तान के पास रडार जैम करने की सलाहियत मौजूद है। तो 28 और 29 को जब राफेल तैयारे 28 और 29 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी सरहद के करीब आए तो पाकिस्तान ने राफेल का भी रडार जाम किया, क्योंकि पाकिस्तान का ये पूरा सिस्टम एक्टिव हो चुका था। पहलगाम के फौरन बाद पाकिस्तान को आइडिया था कि भारत हमला करेगा, तो हमारा पूरा ये नेटवर्क जो था एक्टिव था। आवाज नीचे से मगरबी रडार सिस्टम्स, जैमिंग टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, लड़ाका तैयारे, ये पूरा सिस्टम पाकिस्तान का एक्टिव था। तो जब पाकिस्तान ने देखा 28-29 को भारत के तैयारे आ रहे हैं तो पाकिस्तान का ये सिस्टम पहले से फाल था, तो हमने राफेल का रडार जाम किया, जिस वजह से भारत को इतना ज्यादा खतरा महसूस हुआ कि भारत ने वो राफेल लड़ाका तैयारे फौरी तौर पे वापस पीछे हटाकर उनको हंगामी तौर पर लैंडिंग करवाई श्रीनगर एयरबेस पर। और अगर जो जंगी जो जानते हैं ये तमाम वॉरफेयर का सिस्टम, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली, वो जानते हैं कि जो किसी भी मुल्क के जो कीमती लड़ाका तैयारे होते हैं, वो मुल्क कभी भी वो कीमती लड़ाका तैयारे सरहद के करीब जो एयर बेसेस होते हैं उन पर तैनात नहीं करता, कि ये अदरवाइज वल्नरेबल हो जाएंगे, इनको ग्राउंड पर भी टारगेट किया जा सकता है, तो वो हमेशा दूर उनको करता है। लेकिन श्रीनगर एयरबेस तो पाकिस्तानी सरहद के बहुत करीब था, भारत ने वहां पर इन लड़ाका तैयारों को
लैंड करवाया, सिर्फ इस मजबूरी में कि उनका रडार सिस्टम से इतना काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि पाकिस्तान जैम कर रहा था उनको बार बार। तो भारत को इतना तो आइडिया था कि पाकिस्तान ये सिस्टम जैम कर सकता है, लेकिन भारत को ये आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान इससे बहुत नेक्स्ट लेवल पर टेक्नोलॉजी लिए बैठा है और क्या कुछ करने की सलाहियत रखता है। तो 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले का फाइनली गो हेड दिया और भारत के लड़ाका तैयारे फजा में बुलंद हुए, तो कुल 72 भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की सरहद की तरफ बढ़े और इनमें 14 राफेल लड़ाका तैयारे थे। लेकिन आपको दिलचस्प बात बताएं कि भारत के जो लड़ाका तैयारे थे ये पाकिस्तानी सरहद से बहुत पीछे रहे, पाकिस्तानी सरहद के करीब नहीं आए। ये कम से कम भारतीय सरहद के अंदर पाकिस्तानी सरहद से 50 से 100 किलोमीटर अंदर थे ये लड़ाका तैयारे। जब भारत के 72 लड़ाका तैयारे फजा में आए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी, जो कि इनको मॉनिटर कर रही थी, फौरी तौर पे यहां से भी कम्युनिकेट हुआ और पाकिस्तान ने 42 लड़ाका तैयारे भारत के मुकाबले में फजा में उड़ाए। लेकिन जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की हाई कमान थी उनकी तरफ से जो पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों को जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो कि पहले से पाकिस्तान के ऑपरेशन के तहत डिजाइन था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे तब तक किसी भारतीय तैयारे को अटैक नहीं करेंगे जब तक या तो वो पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिल ना हो जाए या वो पाकिस्तान की तरफ कोई मिसाइल फायर नहीं करेगा, कोई बम नहीं फायर करेगा। तब तक आप सिर्फ सामने रहकर अपनी टेरिटरी को गार्ड करेंगे, दुश्मन को पैगाम देंगे कि आप रेडी हैं, तो अगर आपने कुछ करना है तो आपको जवाब आएगा। और ये एक फजाई जंग की हिकमत अमली थी कि दुश्मन को अगर ये भी आइडिया हो जाए कि सामने वाला प्यार है तो वो कई दफा पीछे चला जाता है, वो नहीं स्ट्राइक करता। तो उसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तानी फजाइया के लड़ाका तैयारे उड़े, 42 तैयारे, ये 72 भारतीय फजाई लड़ाका तैयारों के सामने आकर फजा में इन्होंने पेट्रोल करना शुरू कर दिया। और इस दौरान जो 72 भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारे थे उनमें से 14 राफेल लड़ाका तैयारे थे जो फ्रांस के बनाए हुए हैं, जो भारत का एक सिल्वर बुलेट थे। और इस दौरान जब भारत ने पाकिस्तान में स्ट्राइक शुरू की, भारत ने मिसाइल फायर करना शुरू किए, तो उस वक्त पाकिस्तानी फजाइया फौरी तौर पे ऑपरेशनल हो गई, डिफेंसिव मोड से एग्रेसिव मोड में। और फिर अब पाकिस्तान का ये पूरा सिस्टम हरकत में आया जिसमें भारत को आइडिया ही नहीं हो सका कि भारत के लिए हम तो घात लगाए बैठे थे। और उसमें अब इसमें होता यह है कि जब आप कोई लड़ाका तैयारा सामने वाले लड़ाका तैयारे के आमने सामने जब होते हैं तो डॉग फाइट में दोनों अपने अपने लड़ाका तैयारों के रेडार में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे के सिग्नल्स वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मूवमेंट मॉनिटर कर रहे होते हैं अपने अपने रडार से। और अगर कोई लड़ाका तैयारा मिसाइल फायर करता है तो जो सामने वाला लड़ाका तैयारा होता है वो भी उसको अपने रडार के ऊपर मॉनिटर करता है। और उस मॉनिटर के लिए जो आप मिसाइल फायर होता है तो जो लड़ाका तैयारा जिसके लिए मिसाइल फायर होता है वो उस मिसाइल का सिग्नल पिक करता है। और वो सिग्नल तब भी पिक होता है कि वो जो मिसाइल फायर हुआ है वो एक्टिव आ रहा हो। तो रूटीन में तो नहीं होता है कि पाकिस्तानी फजाइया का लड़ाका तैयारा मिसाइल फायर करता और फिर पाकिस्तानी उस मिसाइल को जो फायर होता है एयर टू एयर वाला जो मिसाइल होता है उसमें फिर जो लड़ाका तैयारा मिसाइल फायर करता है वही उस मिसाइल को गाइड करता है टारगेट की तरफ। तो जब वो गाइड करता है तो वो सिग्नल उसमें से निकल रहा होता है, जो सिग्नल जिस लड़ाका तैयारे की तरफ मिसाइल जा रहा होता है उसको बता रहा होता है कि मिसाइल फायर हो गया मेरे लिए। तो फिर वो अपने बचने की कोशिश करता है, वो अपना रूट बदलता है, वो मुख्तलिफ किस्म के हीट सेंसर्स फायर करता है कि जो मिसाइल है वो मिस गाइड हो। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी फजाइया का कमाल था कि हमने जब मिसाइल फायर किए हमारे J-10C लड़ाका तैयारों ने, JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने, तो ये इन्होंने वो एक वर्ड टर्म यूज कर रहे हैं, कोल्ड मिसाइल थे। कोल्ड मिसाइल का मतलब है कि वो एक्टिव नहीं थे। एक्टिव क्यों नहीं थे? क्योंकि J-10C उन मिसाइल्स को गाइड नहीं कर रहे थे। J-10C
टारगेट को ट्रैक नहीं कर रहे थे। J-10C बिल्कुल साइलेंट थे। जो पाकिस्तान के एवाक्स तैयारे थे जो अर्ली मॉर्निंग पे वो रडार सिस्टम रखते हैं, वो भारतीय लड़ाका तैयारों को मॉनिटर भी कर रहे थे, ट्रैक भी कर रहे थे और टारगेट के तौर पर लॉक भी कर रहे थे कि इस तैयारे को टारगेट करना है। तो मिसाइल तो साइलेंटली फायर हुए, साइलेंट ही रहे, और जब वो भारतीय फजाई हदूद में खास हद तक पेनिट्रेट कर गए तो उसके बाद उनका कंट्रोल एवाक्स तैयारों ने अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर एवाक्स तैयारों ने उनको गाइड किया भारतीय लड़ाका तैयारों तक। और ये ऐसी सूरत हाल थी कि भारतीय लड़ाका तैयारों को आखिरी लम्हात तक आइडिया ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान के मिसाइल उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो रफेल थे, चाहे वो SQ-30 थे, चाहे MiG-29 थे, चाहे मिराज थे, जो 6 तैयारे पाकिस्तान दावा कर रहा है पाकिस्तान ने भारत के गिराए हैं। और जब तक भारत को ये आइडिया हुआ कि ये मिसाइल हमारी तरफ फायर हो चुके हैं तो भारतीय लड़ाका तैयारों के पास सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड थे उन मिसाइलों से बचने के लिए, और 9 सेकंड में कोई तैयारा अपने आप को नहीं बचा सकता। बहुत देर हो चुकी थी और मिसाइल बिल्कुल जाकर अपने निशाने पर लगे और भी भारतीय लड़ाका तैयारे जमीन पर गिरे। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने क्या, जिसे कहता है ना, वो तारीख रकम कर दी है, जो पूरी दुनिया जिसको आप जानने के उसमें है कि पाकिस्तान ने किस तरह से तमाम चीज मुमकिन बनाई है, किस तरह से चाइनीज टेक्नोलॉजी को सुपीरियर बनाया है। मगरबी टेक्नोलॉजी, मैं बनाया का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि नो डाउट चाइनीज टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट थी, लेकिन एग्जीक्यूशन भी तो उसकी मैटर करती थी ना, कि कौन उसको किस तरह से ऑपरेट करता है। तो वो तो इन वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल तो पाकिस्तानी कर रहे थे, खुदा में पायलट तो पाकिस्तानी थे। तो ये जो चीज थी इसने भारत को बहुत बड़ा सेटबैक दिया है। भारत एक रवायती डॉग फाइट अपने जहन में लेकर पाकिस्तान के मुकाबले पर आया था। पाकिस्तान रवायती की जगह अब मॉडर्न वॉरफेयर के दौर में दाखिल हो चुका है, और इसी चीज ने भारत को न सिर्फ सरप्राइज दिया बल्कि बहुत गहरा घाव लगाया है। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ, वो है नरेंद्र मोदी साहब के लिए डोनाल्ड ट्रंप का बदला बदला रूप। क्योंकि पिछले दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुए थे, भारत का और अमेरिका का बहुत करीबी ताल्लुक रहा था। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर बड़े संगीन इल्जाम भी लगाते थे कि आप दहशतगर्दी की मामलत करते हैं वगैरह वगैरह, ट्वीट भी करते थे, तो ये भी कहते थे पाकिस्तान पर इतनी एड वेस्ट हुई है। तो भारत को उम्मीद थी कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो आप उनके साथ मिलकर पाकिस्तान का खूब आइसोलेट करेंगे। और वो देख भी रहे थे कि प्रो इंडिया लोग बहुत से, समेत मार्को रूबियो भी एक दौर में बहुत प्रो इंडिया थे, जो अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। इसी तरह उनकी जो इंटेलिजेंस का पूरा जिनके अंडर आता है वो भी खातून भारतीय निजात हैं। और भारत को बहुत सी उम्मीदें थी, JD वेंस जो से उनकी वाइफ, जो नायब सदर अमरीकी, उनकी वाइफ भारतीय निजात है, तो भारत की उम्मीदों का लेवल कुछ और था। लेकिन इस तमाम तनाज़े के बाद भारत, जिसको अमेरिका माशी और फौजी तौर पर दोनों लिहाज से चीन के मुकाबले में तैयार कर रहा था, अब हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब जाते हैं, वहां पे कहते हैं मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को आमने सामने डिनर टेबल पर बिठाओ। वो कहते हैं भारत और पाकिस्तान को बात करनी होगी, ट्रेड करना होगा, मिसाइलों की जगह आपस में ट्रेड करें अशिया का। वो यही बात कर रहे हैं, कतर में यही बात कर रहे हैं। और एक कदम आगे जाकर उन्होंने तब जो अमेरिकन एक टेक जायंट है, जो हम बड़ा फेमस मोबाइल यूज करते हैं, आईफोन, एप्पल बनाने वाली जो एप्पल की प्रोडक्ट है, वो अब अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए जो चाइना पे लग रहा था, तो वो उन्होंने ऐलान किया था एप्पल वालों ने, टिम कुक ने, कि हम अगले 4 साल में भारत में $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे और एप्पल का पूरा बनाएंगे वहां पर सिस्टम के, वहां पर एप्पल में आईफोन मैन्युफैक्चर होंगे, दीगर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगी जो भारत से बाहर भी फरोख्त के लिए भेजी जाएंगी। तब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को ऑन कैमरा मुखातिब करके कहा है कि मैंने टिम कुक को बताया है कि आप $500 अरब भारत में मत लगाएं, आप अमेरिका में ही लगाएं। तो भारत अभी तक शॉक में देख रहा है कि ये हो रहा क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है। तो देखें, समझने की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने मायूस बहुत किया है। भारत ने स्ट्रेटेजिकली मायूस किया है,
کہ بھارت چین چھوڑے بھارت پاکستان سے ابھی ماڈرن وارفیئر میں بہت پیچھے ہے. بھارت چین چھوڑے بھارت تو پاکستان کو بھی کرٹیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو بھارت کو اتنا سرمایہ کیوں ویسٹ کیا جائے اور پاکستان کو کیوں دیوار سے لگا کے چین کے کیمپ میں بھیجا جائے. تب جو امریکہ ہے آپ کہہ رہے ہو پاکستان کی ریہیبلیٹیشن کر رہا ہے, آپ کو واپس لا رہا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں چلیں آگے. تو بھارت ابھی تک سکتے میں ہے, نہ صرف پاکستان کی ایئر فورس کی پرفارمنس سے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بے وفائی سے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.